हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? अगर आप कर रहे हैं DT प्लस बी TGT यूपी TGT में तो खैर कुछ क्वेश्चन तो खैर जरूर मिलेंगे, कॉमन जरूर मिलते हैं। बाकी PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और DT प्लस बी के लिए हैं। और बाकी जो अदर स्टेट, बिहार हो गया आपका, हरियाणा, झारखंड या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम है जो कहीं का भी TGT PGT एग्जाम है, तो बिल्कुल डेफिनेटली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं क्या है आज के सेशन में। प्रैक्टिस सेट 20 है हमारा और हर प्रैक्टिस सेट में मैं 30 क्वेश्चंस आपको देती हूँ और बाकी जो एडिशनल जानकारी उसमें रहती है वो साइड में आपको मिल ही जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज हमारे पास। लैक ऑफ इनफ ब्लड, वैसे तो ये आसान है, बस क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि तीनों ही टर्म आपको पता होनी चाहिए, चारों जो इसके अंदर हैं। ठीक है, इसका आंसर तो आपका एनीमिया हो जाएगा। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। बट एमनेसिया क्या होता है और इंसोम्निया क्या होता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, राइट ना। तो बताइए, देखिए लॉस ऑफ मेमोरीज, जो एमनेसिया होता है उसको कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरीज, है ना। कोई एक्सपीरियंस भूल जाएं आप अपना गेन किया हुआ, कोई इवेंट भूल जाएं आप, कोई पिछली बातें जो भी रहती हैं उनको आप भूल जाते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इंसोम्निया होता है लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, है ना। जितना आप सोना चाहते हैं उतना आप सो नहीं पाते हैं ना, कम नींद आना होता है, नींद पूरी ना होना। जैसे इंसोम्निया में बंदा क्या होता है, सो नहीं पाता है। एनीमिया आपको पता ही है। और एलिगरी, कोई भी ऐसी जो मतलब कोई भी ऐसा वर्क जिसमें कोई भी ऐसा नॉवल हो आपके पास या कुछ भी हो, कोई भी ऐसा ट्रैक्ट हो, उसमें आपको क्या मिलता है कि दो पैरेलल स्टोरी चलती हैं। एक तो जो सामने आपको दिख रही होती है, कैरेक्टर दिख रहे होते हैं वो, और जो साइड में डीप में एक स्टोरी रहती है, जो मोरल होता है वो भी हमें मिलता है इसके अंदर। ठीक है, एंग्विश का एंटोनिम बताना है, तो पेन, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट या फिर सोरो। देखिए इसका एंटोनिम बताना है, इसका एंटोनिम आपका हो जाएगा क्या? कंफर्ट हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक, है ना। कंफर्ट होना चाहिए इसका एंटोनिम, क्योंकि एंग्विश का मतलब होता है एक तरीके से थोड़ी वैसी सिचुएशन जहाँ आप एकदम से पजल रहें, एकदम परेशान से रहें, उसको कहते हैं। और कंफर्ट आपका इसका एंटोनिम बन जाता है। एंटरटेनमेंट आपको पता है, सोरो, पेन, सब कुछ आपको पता है। वनरस का एंटोनिम बताना है, तो वनरस देखिए होता है थोड़ा डिफिकल्ट, टफ, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। और एक ही बचता है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी कि इजी। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का जो है एंटोनिम देना है आपको, ए लिखा हुआ है तो ये आपका पजेसिव हो जाता है। पजेसिव होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे ना एक तरीके से अपना अधिकार दिखाना होता है। डिनाई, मना कर देना होता है। रेनाउंस आपका एक तरीके से त्याग देना होता है किसी चीज़ को। और एब्डिकेट होता है, जैसे मोनार्क वगैरह के लिए जो थ्रोन का जो वो एबंडन कर देते हैं, उनको त्याग देते हैं, तो उसको एब्डिकेट कह सकते हैं। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से आप पजेसिव पे जा सकते हैं ना, बाकी सारे इसके सिनोनिम बन रहे हैं यहाँ। ये पजेसिव जो है यही आपका बन रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर प्रॉन अमेजिंग कंज्यूमर गुड्स। बताइए प्रॉन के साथ क्या यूज़ करते हैं आप? फॉर करते हैं, टू, आफ्टर या फिर इन, किसका यूज़ करेंगे आप यहाँ पे? तो देखिए इसमें टू आ जाता, प्रॉन का यूज़ करते हैं। एक सेकेंड गाइस, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, वी मस्ट ट्राई डैश क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ, तो इन टू हो जाएगा, इन होगा, टू होगा या फोर होगा, क्या होगा इसके अंदर? वी मस्ट ट्राई, इन टू क्रिएट बेटर, इन क्रिएट, या टू या फिर फोर। तो इसमें आपका होना चाहिए टू। ठीक है, यहाँ पे भी टू को ही आप फॉलो करेंगे, यहाँ पे भी आप सी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहा है। एसेल, इसका जो है क्या बताना है आपको? इसका मीनिंग बताना है। एसेल का मीनिंग बताना है, तो ये क्या बनेगा? ये स्विम होता है, अटैक होता है, फ्लाई होता है या फिर डिफेंड होता है? देखिए एसेल जो होता है वो आपका, इसका जो सिनोनिम की बात करें तो स्विम हो जाएगा। ठीक है, इसको स्विम करना भी कहते हैं। प्लॉजिबल, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, आई थिंक आपने इनमें से दो चार ना भी सुने हो। तो प्लॉजिबल का मतलब होता है, इसका भी आपको मीनिंग देना है, नियरेस्ट सिनोनिम देना है। तो बिलीवेबल है, अनबिलीवेबल, प्रॉब्लमेटिक या फिर कॉस्टली। तो देखिए जो होता है बिलीवेबल, उसी को आप प्लॉजिबल कहते हैं। प्लॉजिबल क्या होता है? बिलीवेबल, जिस पे आप भरोसा कर पाएँ, रिलायबल भी कहते हैं इसको। गार्निश होता है टू एडॉर्न, टू वर्शिप, टू गार्लैंड, टू एक्सक्यूज। बताइए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा टू एडॉर्न, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू एडॉर्न। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक डैश द ग्रीवेंसेज। ग्रीवेंसेज क्या होते हैं? शिकायतें, कंप्लेंट्स जिनको आप कहते हैं, कंप्लेंट्स।
ठीक है गाइस, कंप्लेन एक हर एक मीनिंग जो ऐसा रहता है ना आपको, उसको आप याद रखा करें। कंप्लेंट हो जाएगा, शिकायतें हो जाता है, ग्रीवेंसेस। तो जो मिनिस्टर होते हैं उन्होंने प्रॉमिस करी है टू लुक इनटू हो जाएगा, है ना, टू लुक इनटू मतलब उन पे ध्यान देने की या उनको डीपली समझने की जो है उन्होंने प्रॉमिस की है शिकायतों को जो भी पब्लिक की होती हैं। ओके, तो इस पे आप जा सकते हैं। हु हैज़ रिटन द नॉवल जूडिथ? जूडिथ नाम का नॉवल किसने लिखा है? लॉरेंस डोरेल, या फिर अनीता देसाई। तो 2012 में ये नॉवेल आया था और ये लिखा है लॉरेंस ड्यूरेल ने। अच्छा, जूडिथ कौन थी गाइस? जूडिथ आई थिंक ये डॉटर थी शेक्सपियर की, है ना। जूडिथ डॉटर थी या सिस्टर माना है वर्जीनिया वुल्फ ने, है ना। जूडिथ वर्जीनिया वुल्फ ने एक सिस्टर भी तो माना है ना, इमेजिन करके एक नॉवल लिखा है इसलिए उसकी सिस्टर को मैं सिस्टर है आई थिंक इसमें ना। चलिए, जूडिथ और हैमनेट उसके बच्चे भी तो है ना शेक्सपियर के। चलिए, इस क्वेश्चन में बताइए आप मुझे कि जूडिथ नाम का कैरेक्टर उसके बच्चे हैं जूडिथ, या फिर जो शेक्सपियर के, या फिर उसकी वर्जीनिया वुल्फ ने एक नॉवल लिखा है इस बारे में। ठीक है, जूल्स मिसलेट इज बेस्ट नोन फॉर हिज मल्टी वॉल्यूम वर्क हिस्टोरी डे फ्रांस। तो इन दिस बुक ही कॉइन द टर्म रेनेसा। देखिए, रेनेसा के बारे में कल हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। तो रेनेसा कहाँ सबसे पहले आया था, क्यों आया था, किसके द्वारा आया था, है ना। तो ये चीज़ें हमने देखी थी कल। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि रेनेसा जो है इसमें जूल्स मिसलेट ने इस टर्म को कॉइन किया है, ये तो हमें पता ही है। इनकी एक वर्क आया था हिस्ट्री डे फ्रांस, यानी हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इसको कहेंगे आप। तो दिस बुक ही कॉइन, इसी बुक में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, लेकिन वो ईयर कौन सा था जिसमें इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था? तो ये आपका 1855 हो जाएगा, 1855 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। विच टाइप ऑफ मूवमेंट वॉज रेनेसा? रेनेसा किस तरीके का मूवमेंट था? तो रिलीजियस था, ट्रेडिशनल, प्रोटेस्टेंट, कल्चरल। ये कल्चरल था गाइस, क्योंकि कल्चर को जो है फ्लॉरिश किया गया था इसके अंदर, रिलीजियस ये सब नहीं था। विच मूवमेंट इंस्पायर्ड इटालियन स्कॉलर्स टू स्टडी फिलोसफी एंड लिटरेचर? किस चीज़ ने जो मूवमेंट ने इंस्पायर किया इटालियन स्कॉलर्स को स्टडी करने के लिए फिलोसफी या फिर लिटरेचर? तो रिफॉर्मेशन, रेनेसा, प्रोटेस्टेंट या फिर रोमांटिक। तो ये भी यहाँ पे रेनेसा ही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी यही थी कि लिटरेचर जो है बहुत अच्छे से फ्लॉरिश हो गया था, कॉमन लोगों तक भी पहुँचने लग गया था, और बहुत चीज़ें जो है रेनेसा के दौरान बेहतर हो पाई हैं पहले से। हु वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रेनेसा? रेनेसा टाइम पीरियड में कौन ग्रेटेस्ट स्कॉलर था इटली के अंदर? तो ओविड, वर्जिल, सिसेरो या फिर पेट्रार्क? तो पेट्रार्क का नहीं हो जाएगा, पेट्रार्कन सोनेट आपने सुना है, राइट ना। तो यही आपका रहेगा इसके अंदर। चलिए, हु इस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? देखिए, कल हमने बात की थी गाइस, सबसे पहले अगर प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो वो जर्मनी में हुई थी। इस क्वेश्चन पे अभी नहीं आ रहे हैं, है ना। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो देखें। देखिए, जर्मनी में मैंने कल ये क्वेश्चन आपको बताया था, कल के हमारा जो में दिया है ये क्वेश्चन, जर्मनी में कब आया था? शायद 1346 में। किसने? जोहन्नस गुटेनबर्ग, है ना। जोहन्नस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था, और उन्हीं के नाम पे, है ना, गुटेनबर्ग। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, गुटेनबर्ग के नाम से ही आई, जर्मनी में सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई। और इसके बाद इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो हो रही है इटली के अंदर। सॉरी, ये पिछले क्वेश्चन पे आ गए क्या हम? सॉरी गाइज, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे ना मैं आपको क्या बता रही थी, 1346 में जर्मनी में, ये आपको पता चल गया है, जर्मनी में हुई थी। लेकिन यहाँ बात हो रही है इंग्लैंड की, और किसने की थी? गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, उन्हीं के नाम पे इस प्रेस का जो है नेम था। और यहाँ पे इंग्लैंड में किसने की है? तो इंग्लैंड में बात करें तो विलियम कैक्सटन हो जाएगा आपका। पहला ही हमारा आंसर सही है यहाँ, विलियम कैक्सटन हो जाएगा। और कब हुई थी? 1476 में। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 1476 में। जर्मनी में कब? 1346। और यहाँ पे विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में कब की थी सबसे पहले इस्टेब्लिश? 1476 के दौरान। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। हु मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड? किसने मार्क्स किया रेनेसा के अराइवल को इंग्लैंड के अंदर? मार्लो, जॉन लिली, चौसर या फिर नन? तो गाइज, इसमें सबसे पहले आपका चौसर ही बन जाएगा। जॉफ्री चौसर ने ही सबसे पहले जो है इसको मार्क किया था।
हुज पोएट्री एक्सपोजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा। गाइज लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से प्लीज़ एक लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है आपके लाइक शेयर की। देखिए आपको फ़ायदा हो रहा तो मुझे भी थोड़ा सा होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक लाइक और शेयर चाहिए प्यारा सा, और एक हो सके तो एक कमेंट भी आप कर सकते हैं जिसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन लेवल कैसा लग रहा है या फिर कितना आप गेन। हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़े मुश्किल लग रहे हो, लेकिन गाइज हलवा क्वेश्चन तो DTPLSB में नहीं आएंगे, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। DTPLSB में हलवा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, और आपके जो अदर स्टेट TGT PGT एग्जाम्स हैं उनमें भी नहीं आएंगे। तो बिल्कुल आपको एक बेहतर तैयारी के साथ एग्ज़ाम देना है, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को तो आपको टैकल करना पड़ेगा वहाँ पे। तो बिल्कुल हल्का पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हीं को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बार बार रिविज़न जरूर कीजिए, क्योंकि आसान चीज़ें भी आती हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, लेकिन गाइज टफ भी आते हैं, आपको डीपली भी पढ़ना पड़ेगा और आपको ईजी भी पढ़ना पड़ेगा, सभी चीज़ें आपको एक साथ करके चलना है। इसलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है। चलिए, हुज पोएट्री एक्सपोजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड, तो ये 64 पे हम आ गए थे। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, विच एज रेनेसा इन्फ्लुएंस्ड मच, किस एज के दौरान सबसे ज़्यादा पुनर्जागरण को जो है इन्फ्लुएंस किया, किस एज को इन्फ्लुएंस किया, ऑगस्टन, क्लासिकल, विक्टोरियन या फिर एलिजाबेथन। किस एज की बात हो रही है यहाँ पे, तो गाइस एलिजाबेथन एज को ही सबसे पहले जो है इन्होंने एलिजाबेथन एज ने ही सबसे पहले प्रभावित किया था, मतलब एलिजाबेथन एज को सबसे पहले ज़्यादा प्रभावित किया था रेनेसा ने, क्योंकि 16-17 सेंचुरी में रेनेसा आया है और एलिजाबेथन पीरियड भी हमारा वही रहता है, तो इसी को हम अटैच कर सकते हैं। इसको तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, आप ऐसे ही अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो उसको, है ना, एजेस वगैरह के बारे में। चलिए नेक्स्ट था हमारा, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, जो डिस्टोपिया टर्म है वो किसको इम्प्लाइज करता है। देखिए यूटोपिया भी आपने सुना है, डिस्टोपिया भी सुना है। डिस्टोपिया जो होता है वो होता है आपका अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होता है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर मैं यूटोपिया की बात करूँ, UTOPIA, यूटोपिया की बात करूँ तो ये हैप्पी, यहाँ पे तो अनप्लीजेंट आया है, यहाँ पे प्लीजेंट आ जाएगा, बस इतना अंतर है, बाकी दोनों इमेजिनरी वर्ल्ड होते हैं। राम राज्य जिसको आप कहते हैं वो यूटोपिया होता है, डिस्टोपिया होता है जहाँ पे बहुत अफरा तफरी हो और अनप्लीजेंट हो एकदम से, ठीक है, अपोजिट टर्म है दोनों। वट इज़ द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवल, प्रोलिटेरियन नॉवल की थीम क्या रहती है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है, वॉरियर्स होते हैं, मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास। देखिए ये नॉवेल्स वर्किंग क्लास के बारे में होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, टर्म को, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोएट्री, इनमें से कौन सी फीचर डिस्टिंक्टिव फीचर है पोएट्री की, इट यूजेज लैंग्वेज, इट यूजेज रिदम, इट इज़ रिटन इन वर्स या फिर इट यूजेज हारमनी, कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इट यूजेज वर्स, आपको पता है कि जो पोएम्स होती हैं वो वर्स में ही लिखी जाती हैं, बाकी लैंग्वेज तो प्रोज के पास भी होती है, रिदम भी कहीं कहीं हो ही जाती है और हारमनी जो है वो भी होती है। तो आपका एक ही अलग है, पोएट्री में जो है वर्स का यूज़ किया जाता है, यही आपकी खासियत रहती है। विच इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, ठीक है, कौन सी ट्रेजिक हीरो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहने का मतलब है कि जो ट्रेजेडी होती है उसमें जो कोई हीरो रहता, प्रोटैगोनिस्ट है हमारा, उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट इनमें से नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें। तो गुड होना चाहिए उसको, हाँ ये हो सकता है, गुड हो सकता है वो, हालांकि बेकार भी हो सकता है, बट बैड भी हो सकता है, बट गुड भी हो सकता है ना, दोनों ही हो सकते हैं। कंसिस्टेंट, यस कंसिस्टेंट भी उसको होना चाहिए। और मस्ट बी मेल, ये गलत है, क्योंकि ज़रूरी मेल थोड़ी ना ज़रूरी है भाई, किसी भी कोई भी ड्रामा है, ट्रेजेडी है, उसकी कोई हीरोइन भी तो हो सकती है ना, उसके साथ भी तो ट्रेजेडी हो सकती है, तो ऐसा क्यों मस्ट बी मेल। और हाई स्टेटस, ये भी ज़रूरी है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है, बाकी हमारा सब जरूरी है। हु रोट सॉरी गाइस, हु रोट द प्ले शेक्सपियर्स लिगेसी, शेक्सपियर्स लिगेसी नाम का प्ले बहुत ही रिसेंट है, 1916 में आया है। तो किसने इसको लिखा है, तो जेम्स मैथ्यू बैरी, सीन ओ केजी, स्टीफन फिलिप्स या फिर जेम्स सिंजे, किसने लिखा है इसको। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, जेम्स मैथ्यू बैरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, इनमें से कौन सा ट्रेजेडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, कैरेक्टर, डिक्शन, प्लॉट, हार्मनी, बताइए। तो ये आपका बन जाएगा प्लॉट, ठीक है, प्लॉट जो है बहुत ज़्यादा। गाइज प्लॉट होता क्या है, देखिए प्लॉट होता है कि कोई भी इवेंट जो एक के बाद एक जो इवेंट आती हैं, एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं ना किसी भी प्ले के अंदर, तो वो क्या होती हैं, वो एक प्लॉट होता है कि अब ऐसा होगा, इसके बाद ये है, इसके बाद ये होना है, तो ये प्लॉट ही तो होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग
द पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। तो एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ पोएट्री का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? इट अराउजेज पिटी एंड फियर, इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, इट इन्वॉल्व्स माइमेसिस, या फिर इट इज़ परफॉर्म्ड रादर देन नैरेटेड। कौन सा होगा इसमें से? तो देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मतलब ये जो डेफिनेशन में मेंशन नहीं है जो अरिस्टोटल ने पोएट्री की दी है। उन्होंने पिटी एंड फियर भी इसमें इन्वॉल्व किया है, इट इन्वॉल्व्स माइमेसिस भी किया है, और इट परफॉर्म्ड रादर देन नैरेटेड, है ना, और इसको परफॉर्म किया जाना चाहिए, नरेट करने के बजाय इसको परफॉर्म किया जाना चाहिए, बेटर होता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी इसमें रखी हैं। Where beauty cannot keep her lustrous eyes, where beauty cannot keep her lustrous eyes, तो यहाँ पन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, या फिर ऑक्सीमरोन है। तो देखिए where beauty cannot keep her lustrous eyes किसके पास होती है? मैन के पास होती है ना। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है हमारा, ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, ये हमारा हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी में। Fear no more the heat or clog the sun, nor the furious winter's rages. The is done, home art gone, and teen the vases. तो ये प्यारी सी जो लाइन्स हैं कहाँ से हैं? सिम्बलिन, मिडसमर नाइट ड्रीम, किंग लियर, या फिर हैमलेट, बताइए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, है ना। और 1609 के करीब सिम्बलिन आया था हमारा ये नॉवल, सॉरी प्ले। और बिल्कुल गाइस ये लास्ट फेज का प्ले है सिम्बलिन, तो ये इसी की लाइन्स हैं। द स्लीपिंग एंड डेड आर बट एज पिक्चर्स, टिज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर आ पेंटेड डेविल। बहुत प्यारी, मतलब प्यारी नहीं मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। फर्स्ट विच ने कही है, सेकंड विच, अच्छा थर्ड विच किस में थी? मैकबेथ में थी। ये तो आप जान ही चुके हैं कि ये कब आया था मैकबेथ, 1605 में आया था। और इसकी बात करें तो इसमें 3 विचेस थी, वहीं से जो भविष्यवाणी शुरू होती है फेयर ये वाली। तो इसमें क्या रहता है, 3 विचेस रहती हैं। तो ये कौन से विचेस के द्वारा बोला गया है? तो इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन, क्योंकि ये लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की वाइफ थी, लेडी मैकबेथ, उसने बोली थी ये लाइन कि जो मरा हुआ, जो सोता हुआ व्यक्ति है ना, वो भी तो मरे हुए के समान ही होता है ना, तो उसको मारने में दिक्कत क्या है? तो ऐसे ऐसे जब वो तैयार कर रही थी मैकबेथ को किंग डंकन को मारने के लिए, तो ऐसी ऐसी बातें बोल करके भड़का रही थी वो उसको कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों इतना डर रहे हो? तो मतलब सोता हुआ जो व्यक्ति है वो भी तो एक मरा हुआ ही मानो ना उसको, तो क्या दिक्कत है, कर दो जाके रात वात में गड़बड़, है ना। तो यही वो समझा रही थी उसको। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेयर्टिस। स्पाई होता है पीछा करना, तो लेयर्टिस का पीछा करने के लिए पोलोनियस ने किसको भेजा था उसके पीछे? फ्रांस। तो इसमें लेयर्टिस उसका बेटा था, ठीक है, ओफेलिया उसकी बेटी थी, और ओफेलिया का लवर जो था, सॉरी हाँ, ओफेलिया का जो लवर था वो कौन था? हैमलेट। तो हैमलेट के सारे कैरेक्टर हैं, और रिनाल्डो को भेजा था, ओफेलिया को, गुडो को, या फिर मार्सिलस को, किसको भेजा था? क्वेश्चन बढ़िया है एकदम। रिनाल्डो को भेजा था गाइस, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ओफेलिया तो बिलवर्ड है, हैमलेट की इसकी बेटी है, ठीक है, लेयर्टिस की बहन है। तो सारे कैरेक्टर आपको क्लियर हो गए हैं गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे जो वीडियोज़ हैं वो एकदम टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।